घुप अंधेरा था। बारिश ऐसे बरस रही थी जैसे आसमान खुद किसी गम में रो रहा हो। जंगल की मिट्टी से उठती कच्ची महक, दूर कहीं अज्ञात जानवरों की आवाजें, और बीच में पड़े एक टूटे हुए छोटे विमान के मलबे में 4 बच्चे, सहमे हुए, कांपते हुए, लेकिन जिंदा। सब कुछ घंटों पहले शुरू हुआ था, जब बच्चे अपनी माँ के साथ एक छोटे विमान में सफर कर रहे थे। आसमान साफ था, लेकिन अमेज़न का मौसम कभी भरोसेमंद नहीं होता। अचानक विमान तेजी से हिलने लगा। पायलट के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। फिर एक झटका, एक चीख, और सब कुछ काला। जब छोटे बच्चे होश में आए, उनकी आंखों के सामने बस टूटी सीटें, जली हुई घास और अपनी माँ का निढाल शरीर था। सबसे बड़ी लड़की, 13 साल की लुसियाना, अपनी सूजी हुई आंखों से अपनी माँ के सीने पर कान लगाती है। कोई धड़कन नहीं, वह रोती नहीं, क्योंकि उसके साथ 3 और जानें थीं। 10 साल का सैमुअल, 6 साल की मिला, और सिर्फ 11 महीने का छोटा भाई टॉमास। लुसियाना ने अपनी माँ की आखिरी बात याद की, जंगल से मत डरना, उससे सीखना। और अमेज़न का जंगल कोई साधारण जंगल नहीं था। यहाँ हर हरियाली के पीछे खतरा था। विषैले कीड़े, जहरीले सांप, मांसभक्षी जानवर, और वह अनंत गहराई जहाँ सूरज की रोशनी भी कैद लगती थी। लुसियाना ने सबसे पहले मलबे में बचा हुआ सामान इकट्ठा किया। कुछ ब्रेड के टुकड़े, एक बोतल पानी, और एक फटता हुआ छोटा कपड़ा। बच्चे भूखे थे, लेकिन लुसियाना को मालूम था कि ये खाना एक दिन का नहीं, कई दिनों का सहारा बनेगा। उसने बच्चों को शांत किया, उन्हें मलबे के नीचे एक सुरक्षित जगह बिठाया और खुद बाहर निकलकर सूरज की दिशा देखी। उसे रास्ता खोजना था। रात अचानक आ गई, और उसके साथ आई अमेज़न की डरावनी आवाजें। अंधेरे में चटकती डालियां, जमीन पर रेंगती चीजों की सरसराहट, दूर से आती हूक जैसी आवाजें। सैमुअल डरकर लुसियाना का हाथ पकड़ लेता है। मिला उसे गले लगा लेती है। टॉमास कपड़े में लिपटा कांप रहा था। लुसियाना ने खुद को मजबूत बनाया। उसने चारों तरफ पत्तों से ढकी जमीन पर नजर दौड़ाई कि कहीं कोई खतरा पास तो नहीं। उसने एक मोटी डाली खींचकर अपने पास रख ली। वह जानती थी, यह जंगल में उसकी तलवार है। अगली सुबह बच्चों की असली परीक्षा शुरू हुई। खाना लगभग खत्म था, पानी भी कम। लुसियाना ने बच्चों को मलबे के पास छोड़ा और खुद धीरे धीरे जंगल में अंदर चली गई, उस डर के बीच जहां हर कदम मौत हो सकती थी। उसने परिंदों की आवाजें सुनी, नदी की हल्की सरसराहट, और दूर कहीं झाड़ियों में कोई बड़ा जानवर घूम रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर वह रुकी नहीं। नदी तक पहुंचने में उसे 2 घंटे लगे। वहां पहुंचकर उसने देखा कि पानी साफ था, लेकिन किनारों पर बड़ी बड़ी मगरमच्छ जैसी आकृतियों के निशान थे। उसने पानी भरने के लिए बोतल बढ़ाई, तभी उसके कंधे पर एक काली मकड़ी गिर पड़ी। वह चीखी नहीं। उसने धीरे से उसे हटाया। डर उसकी आंखों में था, लेकिन कदमों में नहीं। उधर मलबे के पास सैमुअल और मिला छोटे भाई का ध्यान रख रहे थे। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। दोनों एक दूसरे से चिपक गए। आवाज बढ़ती गई, कदमों जैसी, कुछ भारी, कुछ बड़ा। और तभी झाड़ियों से कुछ ऐसा निकला जिसने बच्चों की सांस रोक दी। झाड़ियों में सरसराहट बढ़ी, पत्ते जोर से हिले, और सैमुअल ने सबसे पहले टॉमास को अपनी गोद में उठा लिया। मिला डर से पीछे हट गई, उसकी सांसें तेज थीं। दोनों ने उम्मीद की थी कि शायद कोई इंसान हो, कोई रेस्क्यू टीम। पर जब झाड़ियों से बड़ा सा जबड़ा निकला, पीले दांत और गहरी सांसों की आवाज, सैमुअल ने समझ लिया, ये कोई इंसान नहीं था। वो एक जंगली टेपिर था, अमेज़न का भारी भरकम जानवर जो अक्सर डरने पर हमला कर देता है। उसकी छोटी आंखें सीधी बच्चों पर थीं। मिला रोने ही वाली थी कि सैमुअल ने फुसफुसाते हुए कहा, हिलो मत, बस बिल्कुल मत हिलो। लेकिन टेपिर एक कदम आगे बढ़ा, फिर दूसरा, और तभी झाड़ियों के दूसरी ओर से एक आवाज आई, टहनी टूटने की तेज आवाज।
टेपिर पल भर में उधर मुड़ा और दौड़ता हुआ जंगल में गायब हो गया। मिला ने राहत की सांस ली, मगर एक अजीब सा डर उनके अंदर और गहरा गया। यहाँ हर छोटा भी खतरा जानलेवा हो सकता था। बच्चे एक दूसरे से चिपककर बैठे रहे और लुसियाना का इंतजार करते रहे, जो इतनी दूर नदी तक पहुंच चुकी थी कि उसे अंदाजा भी नहीं था कि मलबे के पास क्या हुआ। लुसियाना पानी लेकर लौटी तो उसने सबसे पहले बच्चों के चेहरों पर दहशत देखी। उसने तुरंत पूछा, क्या हुआ? सैमुअल ने कांपती आवाज में बताया कि एक बड़ा जानवर आया था। लुसियाना का दिल बैठ गया, लेकिन उसने चेहरे पर हिम्मत बनाए रखी। हम और मजबूत बनेंगे, उसने कहा। जंगल हमें डराएगा, पर हम डरेंगे नहीं। उस रात भूख ने बच्चों को सोने नहीं दिया। पेट में उठती टीस उनके हालात की सच्चाई थी। उनके पास अब लगभग कुछ भी खाने को नहीं था। लुसियाना ने अपने होंठ भींचे और सबसे बड़ी बहन की तरह धीरे से बोली, कल मैं खाने का इंतजाम करूंगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। अगली सुबह जैसे ही सूरज की हल्की किरणें नीचे तक पहुंची, लुसियाना जंगल की गहराई की ओर निकल गई। उसे पता था कि फल, जड़ें या सूखे पत्ते कहीं मिल सकते हैं, लेकिन जहरीले पौधों से भी पूरा इलाका भरा था। चलते चलते उसने दूर एक पेड़ पर लाल भूरे छोटे फल देखे। उसे अपनी माँ की एक बात याद आई, अमेज़न में हर चमकीली चीज खाने लायक नहीं होती। पहले पत्ते की गंध सूंघना और फल की त्वचा पर निशान देखना। लुसियाना ने वैसा ही किया। फल अच्छी गंध दे रहा था। उसने एक छोटा टुकड़ा खाया। जब उसे किसी तरह का असर नहीं हुआ, तब जाकर वह बाकी फल इकट्ठा करके वापस मलबे की ओर लौटी। बच्चों ने उन्हें देखकर आंखें चमका दीं। मिला ने खुशी से टॉमास के छोटे हाथ पकड़कर ताली बजाई। 2 दिन तक उन्होंने इन्हीं फलों से गुजारा किया। रातें फिर भी खौफनाक थीं। कभी सन्नाटे में दूर से जानवरों की चीखें आतीं, कभी सिर के ऊपर पत्तों पर कुछ रेंगता महसूस होता, कभी कभी मलबे के आसपास बड़े जानवरों के पैरों के निशान मिलते। पर इन सबके बीच सबसे डरावनी चीज थी भारी बारिश। अमेज़न में बारिश का मतलब था चारों तरफ घुप अंधेरा, मिट्टी का दलदल और जमीन पर बहता पानी जिसमें छोटे छोटे कीड़े तैरते रहते। तीसरे दिन रात के समय अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। हवा इतनी तेज थी कि मलबे के खुले हिस्से में पानी तेजी से घुस रहा था। बच्चे सिकुड़कर बैठे थे। टॉमास रो रहा था। हवा के शोर में किसी को किसी की आवाज साफ नहीं सुन रही थी। तभी लुसियाना ने देखा कि पानी का बहाव जोर पकड़ रहा है और मलबे के नीचे की मिट्टी धंसने लगी है। अगर यह जगह टूटती तो वे सब नीचे की खाई में बह जाते। उसने तुरंत चीख कर कहा, सैमुअल, मिला, टॉमास को उठाओ, हमें ऊपर की तरफ जाना होगा। बारिश में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। बिजली चमकने पर ही पेड़ों की परछाइयां बनती थीं। बच्चे फिसलते गिरते उठते हुए लुसियाना के पीछे पीछे आगे बढ़े। हवा कानों में सीटी बजा रही थी और बारिश जैसे चाबुक की तरह पड़ रही थी। लुसियाना एक बड़े पेड़ की जड़ के पास रुकी, जहां ऊपर की ओर थोड़ी जगह थी। उसने बच्चों को वहां छिपाया। वे चारों एक दूसरे से चिपककर कांपते हुए बैठे रहे। बारिश घंटों तक नहीं रुकी। रात ऐसी थी कि उन्हें लगा शायद कभी खत्म ही नहीं होगी। मगर धीरे धीरे सुबह की हल्की रोशनी घने बादलों को चीरती हुई आई और बारिश की रफ्तार कम हो गई। सुबह होने पर बच्चे थके हुए, ठंड से बेहाल थे, लेकिन जिंदा थे। चौथे दिन की सुबह खाने और पानी का संकट फिर खड़ा हो गया। लुसियाना के सामने अब समय ही सबसे बड़ा दुश्मन था। अगर रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढ नहीं पाई तो इतने दिनों तक छोटा टॉमास शायद नहीं बच पाएगा। उसने तय किया, उसे आगे बढ़ना होगा। वह नदी के दूसरे छोर तक जाएगी। शायद वहां कोई रास्ता, कोई निशान या कोई इंसान दिख जाए। वह अकेली निकली, एक लंबी टहनी और टोपी में बचा बच्चा सा पानी लेकर। जंगल और ज्यादा घना हो रहा था। पेड़ों की ऊंचाई इतनी थी कि सूरज भी मुश्किल से झांक पा रहा था। चलते चलते अचानक उसके पैर के पास मिट्टी हिली। उसने नीचे देखा। सांप, लंबा,
काला चमकता हुआ सांप जिसने अपना फन उठाया हुआ था। उसकी आंखें सीधे लुसियाना पर थीं। लुसियाना जम गई। सांप धीरे धीरे उसके पैरों के चारों ओर घूमने लगा। उसकी सांसें इतनी हल्की हो गईं कि जैसे रुक गई हों। पेड़ों के बीच हवा का एक झोंका आया और पत्तों की सरसराहट ने वातावरण और भी डरावना कर दिया। सांप ने फन उठाया और तभी कुछ भारी ऊपर से गिरा। सांप चौंक कर उछला और झाड़ियों में गायब हो गया। लुसियाना ने ऊपर देखा। एक बड़ा गिद्ध पेड़ से उड़ा था। उसने शायद सांप को शिकार समझा था। लुसियाना की जान बच गई, बस एक पल की वजह से। वह कांपते हुए आगे बढ़ी। कई घंटे बाद जब वह नदी के अलग हिस्से तक पहुंची, उसे अचानक दूर से कुछ सुनाई दिया। कोई आवाज, मानो इंजन जैसा। उसने कानों पर हाथ रखकर ध्यान से सुना। हाँ, एक धुआंसी गंध भी थी, जैसे कहीं दूर कोई मोटर बोट हो। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर आवाज लगाई, हम यहाँ हैं, कोई है वहाँ। उसकी आवाज जंगल में गूंजती रही, पर क्या किसी ने सुना? आवाजें जंगल में गूंजकर खो गईं, लेकिन लुसियाना की उम्मीद नहीं टूटी। उसने फिर चिल्लाया, इस बार और जोर से, अपनी पूरी ताकत झोंककर। दूर नदी के पार लहरें हल्की हल्की हिल रही थीं, जैसे हवा के साथ कोई हलचल बन रही हो। उसने फिर सुनने की कोशिश की। हाँ, कुछ था। इंजन की आवाज और साफ हो रही थी, करीब आ रही थी। उसका दिल धड़कनों की जगह हथौड़ों की तरह बजने लगा। पर तभी जंगल की दिशा से एक अलग आवाज आई। पत्तों का जोरदार हिलना, किसी बड़े शरीर का चलना। वह मुड़ी। घने झुरमुट फटते हुए एक काला साया बाहर निकला। पहले उसने सोचा शायद कोई जानवर, लेकिन नहीं, वो इंसान की आकृति थी। एक आदमी, पर उसका शरीर मिट्टी से ढका हुआ, कपड़े फटे हुए और हाथ में एक लंबा भाला। उसकी आंखें तीखी थी, जैसे वह कई दिनों से किसी को खोज रहा हो या किसी से बच रहा हो। लुसियाना एक कदम पीछे हट गई। उसके दिल में डर की लहर उठी। आदमी कुछ कदम आगे बढ़ा और गहरी, थकी हुई आवाज में बोला, तुम कौन हो, बच्ची? लुसियाना ने हकलाते हुए कहा, मैं खो गई हूं। मेरे छोटे भाई बहन पीछे मलबे के पास हैं। हमें मदद चाहिए। आदमी ने नदी की तरफ देखा, फिर जंगल की तरफ, मानो सोच रहा हो। यह इलाका सुरक्षित नहीं है, उसने कहा। तुम्हें यहां बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए था। लुसियाना ने हिम्मत जुटाई और पूछा, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? आदमी कुछ पल चुप रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा और थकान दोनों थे, लेकिन आंखों में कहीं मानवता की छोटी सी चमक भी। उसने भाला नीचे किया और कहा, चलो, बच्चों को निकालना होगा। बारिश के बाद शिकारी जानवर ज्यादा घूमते हैं। लुसियाना उसकी पीछे पीछे चलने लगी। रास्ता और भी घना था। आदमी आगे आगे चलता हुआ सूखी डालियां हटाता, पत्तों को पैरों से दबाकर रास्ता बनाता। वह किसी स्थानीय जनजाति का लगता था, पर उसके कपड़े और चेहरा बता रहे थे कि वह भी यहाँ लंबे समय से फंसा था। कुछ देर चलते ही रास्ते में एक बड़ा गड्ढा आया, गहरा, कीचड़ से भरा, और ऐसा कि अगर कोई इसमें गिरता तो बाहर निकलना नामुमकिन। आदमी ने हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया। जंगल की असली मुश्किलें ये नहीं कि कौन तुम्हें खा सकता है, बल्कि ये कि तुम्हें कहाँ कदम रखना है, उसने धीमी आवाज में कहा। लुसियाना ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में डर साफ था, लेकिन हिम्मत भी उससे बड़ी थी। जब वे मलबे के पास पहुंचे, सैमुअल और मिला भाई को पकड़े बैठे थे। उन्हें देखते ही दोनों बच्चे चीखकर लुसियाना की तरफ भागे और उससे लिपट गए। तुम कहाँ चली गई थी? मिला रोते हुए बोली। लुसियाना ने उसे कसकर गले लगा लिया। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। आदमी बच्चों को देखकर ठहरा और उसकी आंखें नरम पड़ गईं। इतने छोटे बच्चे और इतने दिन अकेले। टॉमास की तबीयत अब ठीक नहीं लग रही थी। उसकी सांसें हल्की थीं। उसका शरीर गर्म था, शायद बुखार चढ़ रहा था। आदमी ने बच्चे को देखा,
फिर कहा, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। नदी की तरफ चलो। अगर वो नाव सच में है तो वही तुम्हारी जिंदगी की उम्मीद है, लेकिन सफर आसान नहीं होगा। रात होने से पहले हमें कम से कम एक ऊंचे टीले तक पहुंचना होगा। उन्होंने जल्दी जल्दी सामान इकट्ठा किया, खलों के आखिरी टुकड़े, पानी की बची हुई बोतल और कुछ कपड़ों के चिथड़े। लुसियाना ने टॉमास को अपनी छाती से लगाया और बच्चों को आगे बढ़ने को कहा। आदमी ने रास्ते में सावधानी से आसपास देखा, कहीं कोई शिकारी, जैगुआर, एनाकोंडा या बड़े भेड़ियों जैसे जानवर पास न हों। चलते चलते उन्हें एक संकीर्ण रास्ता मिला जो 2 बड़े पेड़ों के बीच से जाता था। अचानक आदमी ने हाथ उठाया, रुको। उसने जमीन की ओर इशारा किया। एक बड़ा निशान था, जैगुआर का, ताजा। लुसियाना का गला सूख गया। मिला ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। सैमुअल ने हल्का सा पूछा, क्या वो पास है? आदमी धीरे से बोला, बहुत पास। और अगर वह हमें देख लेता तो बचना मुश्किल। उन्होंने कदमों की गति बढ़ाई लेकिन शोर कम से कम किया। लेकिन कुछ दूर आगे एक तेज गुर्राहट सुनाई दी। जंगल एक पल के लिए शांत हो गया। फिर पत्तों की फड़फड़ाहट, भारी शरीर का उछलना और एक लंबी खरोंच की आवाज। आदमी ने बच्चों को पीछे खींचा और खुद भाले के साथ सामने खड़ा हो गया। पेड़ों के बीच पीली आंखें चमकीं। जैगुआर। वह नीची मुद्रा में था, छलांग लगाने को तैयार। उसकी सांसों की आवाज इतनी साफ थी कि बच्चों के कदम जम गए। टॉमास लुसियाना की बाहों में कांप रहा था। आदमी ने धीरे धीरे भाला ऊपर उठाया। उसने फुसफुसाकर कहा, भागना नहीं, बस धीरे धीरे पीछे हटते रहो। जैगुआर आगे झुका। उसकी पूंछ बाएं दाएं झूल रही थी, हमला करने का बिल्कुल स्पष्ट संकेत। फिर एकदम से वह उछला। आदमी ने भाला आगे किया और एक भयानक आवाज गूंजी। जैगुआर भाले से टकराया, गुर्राता हुआ पीछे गिरा। लेकिन वह घायल होने के बावजूद हार मानने वाला नहीं था। वह फिर से उठ गया और अब की बार और भी गुस्से में। लुसियाना ने बच्चों को झाड़ियों की तरफ धकेला। जल्दी नीचे बैठ जाओ। आदमी ने फिर से हमला रोका, लेकिन जैगुआर बहुत तेज था। उसने भाले को किनारे किया और आदमी की बाह पर एक गहरी खरोंच मार दी। आदमी दर्द से चिल्लाया। जैगुआर फिर झुका, इस बार घातक छलांग के लिए। और तभी पेड़ों के बीच से तेज इंजन की आवाज आई। एक मोटरबोट की। 3 आदमी टॉर्च और हथियार लिए झाड़ियों की तरफ भागते हुए आए। हमने बच्चों की आवाज सुनी थी। किस दिशा से? उनमें से एक चिल्लाया। जैगुआर ने आवाज सुनकर पलटा और फिर धीमे धीमे पीछे हटते हुए जंगल में गायब हो गया। आदमी जमीन पर बैठ गया, सांसें तेज थीं। लुसियाना बच्चों के साथ बाहर आई और चिल्लाई, हम यहाँ हैं, प्लीज हमारी मदद करें। आने वाले लोग फौरन उनके पास दौड़कर आए। भगवान, ये 4 बच्चे जिंदा हैं। तुम लोग इतने दिनों से यहाँ कैसे? उनकी आवाजों में हैरानी, राहत और दहशत सब था। लेकिन नदी की दिशा से आने वाली मोटरबोट की आवाज अब बहुत पास थी, इतनी कि हवा में उम्मीद भर गई थी। आने वाले लोग बच्चों को संभाल रहे थे। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अमेज़न अपने रहस्य आखिरी पल तक छुपाए रखता है। बचाव दल के 3 आदमी बच्चों को देखकर गम और राहत के बीच अटक गए थे। उनमें से एक, जिसकी दाढ़ी भीगकर चेहरे से चिपकी थी, आगे बढ़ा और बोला, हमें खबर मिली थी कि विमान इस इलाके में गिरा है, लेकिन हमने सोचा था शायद यहाँ तक कोई जिंदा नहीं बचा होगा। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वो खुद यकीन नहीं कर पा रहा हो कि उसकी आंखों के सामने ये 4 छोटे बच्चे खड़े हैं। जंगल के बीच 40 दिनों तक जिंदा रहे बच्चे। लुसियाना ने उनके सवालों का जवाब देने की कोशिश नहीं की। उसकी आंखें सिर्फ एक तरफ टिकी थीं, टॉमास पर। बच्चा अब और भी कमजोर दिख रहा था। उसका छोटा सा सीना बहुत धीरे धीरे उठ रहा था, जैसे वो सांसें लेने का संघर्ष कर रहा हो। लुसियाना की आवाज फटी हुई थी,
उसकी हालत ठीक नहीं है, प्लीज, उसे मदद चाहिए अभी। बचाव दल का मुखिया हमारे सामने आया। उसने टॉमास को उठाकर अपनी जैकेट में लपेटा और कहा, हमारा कैंप नदी के उस पार है, वहां दवाइयां हैं, लेकिन हमें अभी निकलना होगा। लुसियाना ने सैमुअल और मिला के हाथ थाम लिए। आदमी जिसने अभी जैगुआर से उनकी जान बचाई थी, अपनी कटे हुए बाह को दबाए खड़ा था। उसकी सांस तेज थी। वह गंभीर रूप से घायल था। बचाव दल के एक सदस्य ने उसे देखा और कहा, हम आपको भी ले चलेंगे, लेकिन उस आदमी ने सिर हिला दिया। नहीं, मैं यहां का हूं। जंगल मेरा घर है, तुम बच्चों को ले जाओ। उसने बच्चों की तरफ देखा, एक नजर में दुख, गर्व और एक अजीब सी दूरी। तुमने बहादुरी दिखाई, वह धीरे से बोला, और याद रखना, जंगल कभी दुश्मन नहीं था, बस उसकी भाषा समझनी होती है। लुसियाना की आंखें भर आईं, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाई। बचाव दल ने उन्हें आगे बढ़ने का इशारा किया। उन्होंने बच्चों को दो दो की जोड़ी में बांध लिया ताकि कोई नदी की तरफ जाते हुए फिसले नहीं। नदी तक जाने का रास्ता आसान नहीं था। जमीन गीली थी, हर कदम पर फिसलन, और झाड़ियां इतनी घनी कि टॉर्च की रोशनी भी मुश्किल से छेद पा रही थी। नदी के किनारे पहुंचने पर मोटर बोट इंतजार कर रही थी, पुरानी, धुएं से काली, लेकिन तेज इंजन वाली। जल्दी, एक आदमी ने कहा, शाम ढलने से पहले हमें बाहर निकलना होगा। रात में इस नदी में तैरना मौत को बुलाना है। लुसियाना, सैमुअल, मिला और टॉमास को नाव में चढ़ाया गया। टॉमास का चेहरा अब और भी फीका लग रहा था। वह लगभग बेहोश था। लुसियाना ने उसे अपनी छाती से लगा लिया, उसके बाल सहलाए और फुसफुसाई। हम अब बाहर जा रहे हैं, टॉमास। प्लीज बस थोड़ा और हिम्मत कर लो। मोटर बोट चल पड़ी। इंजन की आवाज गूंजी और नदी का पानी कटकर पीछे छूटने लगा। हवा में ठंड घुली थी। चारों बच्चे नाव में सिकुड़कर बैठे थे, लेकिन अचानक जैसे ही नाव एक मोड़ काटने लगी, बचाव दल का एक सदस्य चिल्लाया, रुक जाओ, पानी के नीचे कुछ है। नाव के नीचे से भारी झटका लगा। पानी उछला, इंजन जोर से कांपा। लुसियाना ने नाव की रेलिंग पकड़ ली। सैमुअल ने मिला को कसकर थाम लिया। क्या हुआ? कुछ बड़ा है नीचे, शायद मंटारे। या? वाक्य पूरा होने से पहले पानी की सतह फट गई और एक विशाल मगरमच्छ का सिर बाहर निकला। उसके दांत चांदी जैसे चमक रहे थे। बचाव दल का मुखिया चिल्लाया, इंजन तेज करो, अभी। इंजन गड़गड़ाया, नाव आगे खिसकी, लेकिन मगरमच्छ ने उसके पिछले हिस्से पर जोरदार टक्कर मारी। नाव लड़खड़ाई। बच्चों की चीखें हवा में गूंजी। ये नदी इतनी खतरनाक है, मिला रोते हुए चिल्लाई। अमेज़न में हर चीज जीवित है और भूखी, एक रेस्क्यू सदस्य ने दांत भींचकर कहा। मगरमच्छ फिर उभरा, इस बार पूरे शरीर के साथ। वह नाव के किनारे को दांतों में दबाने ही वाला था कि बचाव दल के आदमी ने उस पर जोर से रॉड से चोट की। मगरमच्छ गुर्राया, पानी उछाला और वापस नीचे डूब गया। इंजन फटाफट चल पड़ा। नाव तेजी से आगे बढ़ी। कुछ मिनट बाद नदी शांत हो गई, मगर डर बच्चों की आंखों में अभी भी जल रहा था। नदी पार करने में लगभग आधा घंटा लगा। सूरज ढल चुका था और आसमान गहरा नीला हो गया था। जब नाव आखिरकार किनारे के पास पहुंची, तो बच्चों ने पहली बार जंगल के बाहर की रोशनियां देखीं। एक छोटा सा कैंप, टेंट, लैंप और लोग जो भाग दौड़ कर रहे थे। टॉमास को सबसे पहले नीचे उतारा गया। 2 लोग उसे स्ट्रेचर पर ले गए। हम इसे तुरंत चेक करेंगे, एक मेडिकल सहायक बोला। लुसियाना उसके साथ दौड़ी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। सैमुअल और मिला भी पीछे पीछे आए। उनके कपड़े फटे थे, चेहरों पर कीचड़, बालों में कंटीली टहनियां खसी थीं, लेकिन वे जिंदा थे। कैंप के अंदर उन्हें खाना, पानी और गर्म कपड़े दिए गए। मिला ने जैसे ही पहली बार गर्म सूप पिया, उसकी आंखें भर आईं।
सैमुअल ने अपनी प्लेट पकड़े कांपती आवाज में कहा, हम सचमुच बच गए। लुसियाना चुपचाप मेडिकल टेंट के बाहर बैठी थी। अंदर डॉक्टर टॉमास के चारों ओर काम कर रहे थे। घड़ी की हर टिक उसके दिल पर चोट कर रही थी। डॉक्टर कई मिनट बाद बाहर आए। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, हमें उसे स्थिर कर लिया है, अभी खतरा टल गया है। लुसियाना का शरीर झहने जैसा हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन यह राहत के थे, या शायद इतने दिनों के डर के बाद का टूटना। बच्चे अब सुरक्षित थे, लेकिन कहानी यहां भी पूरी नहीं होती थी। डॉक्टर ने धीरे से पूछा, उस विमान में और कौन था? लुसियाना ने सिर नीचे झुका दिया। उनके सामने एक नई हकीकत खड़ी थी, और इसके बाद जो होना था उसका असर बच्चों की जिंदगी पर हमेशा रहने वाला था। लुसियाना ने डॉक्टर के सवाल पर सिर उठाया। उसकी आंखें थकान, दर्द और अनकही बातों से भारी थीं। उसने धीरे से कहा, हम अपनी मां के साथ थे। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। डॉक्टरों और रेस्क्यू टीम की नजरें एक दूसरे से मिली, जैसे सबको उस जवाब का डर पहले से था, लेकिन सुनना फिर भी मुश्किल था। डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, क्या वो हादसे में ही? लुसियाना की पलकों ने कांपते हुए एक आंसू गिरा दिया। वो हमें बचाते हुए चली गईं। पहले दिन ही। डॉक्टर ने धीरे से उसका कंधा थामा, लेकिन उसके अंदर जो दर्द था वो छूकर भी कम नहीं हो सकता था। सैमुअल और मिला दूर से ये सब देख रहे थे। वे मां का नाम सुनते ही टूटने लगे। मिला ने रोते हुए कहा, हमें लगा था शायद वो भी मिल जाए, शायद वो कहीं और हों। सैमुअल, जो हमेशा अपने आंसू रोककर हिम्मत का नाटक करता था, अचानक जमीन पर बैठ गया और अपनी आंखें रगड़ने लगा। हमने उन्हें मलबे के नीचे छोड़ा था, हमने उनको अकेला छोड़ दिया। लुसियाना जल्दी से उनके पास गई और दोनों को अपने में समेट लिया। तुमने उन्हें नहीं छोड़ा, उन्होंने हमें छोड़ा, लेकिन इसलिए ताकि हम जिंदा रहें। उन्होंने कहा था, जंगल की भाषा सीखना, और हमने सीखा। हमने वही किया जो वो चाहती थीं। उसकी आवाज टूटी हुई थी, पर शब्दों में सच्चाई पत्थर की तरह मजबूत। रेस्क्यू टीम का मुखिया, जो बहुत देर से इन्हें चुपचाप देख रहा था, आगे आया। उसकी आवाज भारी थी। तुम बच्चों ने जो किया है वो किसी बड़े से बड़ा इंसान भी नहीं कर सकता। अमेज़न में 40 दिन, बिना हथियार, बिना सुरक्षा, बिना किसी मदद के। उसने धीरे से कहा, ये चमत्कार नहीं, ये हिम्मत है। लेकिन अभी सफर खत्म नहीं हुआ था। रात गहराती जा रही थी और कैंप के आसपास जंगल की आवाजें फिर से उठने लगी थी। दूर एक जानवर की पुकार, पेड़ों की चरमराहट, हवा में नमी और मिट्टी की तेज गंध। रेस्क्यू टीम के लोग चौकन्ने हो गए। हमें बच्चों को सुरक्षित जगह ले जाना होगा, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं, एक सदस्य ने कहा। बच्चों को गर्म कपड़े पहनाए गए। टॉमास को स्ट्रेचर पर रखा गया। उसकी सांसें अब हल्की लेकिन स्थिर थीं। डॉक्टर ने बताया कि उसे तुरंत शहर के अस्पताल ले जाना होगा। मोटर बोट अब बड़े जहाज की तरफ चलने वाली थी, जो नदी के दूसरे छोर पर इंतजार कर रहा था। कैंप के लैंपों की रोशनी में बच्चों की परछाइयां लंबी दिखाई दे रही थीं, मानो हर परछाई उन दिनों की गवाही दे रही हो जिन्हें उन्होंने मौत के खिलाफ अकेले लड़ा था। जैसे ही उन्हें नाव की तरफ ले जाया जा रहा था, झाड़ियों में अचानक फिर जोरदार हलचल हुई। रेस्क्यू टीम तुरंत सतर्क हो गई, हथियार तानकर खड़ी हो गई। बच्चों ने एक दूसरे के हाथ कसकर पकड़ लिए। एक पल को लगा, शायद वो फिर कोई जानवर हो, शायद वही जैगुआर, या फिर कोई शिकारी पक्षी। लेकिन झाड़ियों से जो निकला उसने बच्चों के कदम रोक दिए। वो वही आदमी था जिसने उन्हें जंगल में बचाया था। उसकी बाह पर कपड़ा बंधा था, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में वही अजीब सी शांति। उसके चेहरे पर आधी मुस्कान आई। तुम लोग जा रहे हो? अच्छा है, यहां से जितनी दूर जाओगे उतना अच्छा। लुसियाना उसके पास गई। उसने उसके लिए कुछ कहना चाहा, शायद
धन्यवाद। शायद आपके बिना हम नहीं बचते। शायद, क्या आप हमारे साथ चलेंगे? लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। आदमी ने बच्चों की तरफ देखा। तुम्हारी कहानी जंगल याद रखेगा, और तुम भी इस जंगल को कभी मत भूलना। डर ने तुम्हें नहीं चलाया, हिम्मत ने चलाया है। मिला ने धीरे से पूछा, क्या आप सच में नहीं आएंगे? उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मेरा घर यहाँ है, मैं यहीं का हूं। तुम लोग अपनी दुनिया में वापस जाओ, जहां आसमान खुला है। रेस्क्यू टीम ने इशारा किया कि अब निकलना होगा। बच्चों को नाव की तरफ ले जाया गया। नदी के ऊपर चांद हल्का हल्का तैर रहा था, जैसे किसी ने आसमान में टॉर्च जला रखी हो। नाव में चढ़ते समय लुसियाना ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। वो आदमी पेड़ों के बीच खड़ा था, अकेला, शांत, जंगलों का हिस्सा। अगले ही पल वह काले घने पत्तों के बीच गुम हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। नाव का इंजन चला और धुंधली रोशनी में उन्होंने जंगल को पीछे जाते देखा। वो जंगल जिसने उन्हें डराया भी था, पर उन्हें बचाया भी था। सैमुअल ने धीरे से कहा, हम वापस जा रहे हैं। लुसियाना ने उसके सिर पर हाथ रखा। हाँ, लेकिन जो हम यहाँ बने हैं, वो हमेशा हमारे अंदर रहेगा। मिला ने आकाश की तरफ देखा। माँ देख रही होंगी ना हमें? लुसियाना ने आंखें बंद की। हाँ, वो हमारी हर सांस में थी और रहेंगी। नाव आगे बढ़ती गई। ठंडी हवा, नदी की खुशबू और दूर कहीं शहर की हल्की रोशनियां। लेकिन बच्चों की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जिस दुनिया में वे लौट रहे थे, वहां उन्हें नए सवाल, नई मुश्किलें और नई सच्चाइयां इंतजार कर रही थीं। और अमेज़न का वो रहस्यमयी काला साया, वो अभी भी उनके पीछे कहीं अस्तित्व में था, जैसे उनकी कहानी का एक अध्याय जो अभी खुलना बाकी हो। जब नाव नदी को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी, हवा में एक गहरी खामोशी फैल गई। ऐसी खामोशी जिसमें बीते 40 दिनों की हर चीख, हर आंसू, हर डर और हर उम्मीद बसे हुए थे। जंगल पीछे अंधेरे में सिमट रहा था, लेकिन बच्चों के भीतर उसका निशान हमेशा के लिए अंकित हो चुका था। वे अपनी पुरानी दुनिया की तरफ लौट रहे थे, लेकिन वे वो बच्चे नहीं थे जो इस यात्रा की शुरुआत में थे। वे टूटे हुए थे, लेकिन इन्हीं टुकड़ों में उनकी असली ताकत छिपी थी। नाव शहर के बड़े रेस्क्यू जहाज के पास लगी। रोशनी ने पहली बार बच्चों की आंखों में सभ्यता का एहसास जगाया। लोग दौड़ रहे थे, कैमरे चमक रहे थे, सुरक्षाकर्मी घेरा बना रहे थे। लेकिन इस कोलाहल में टॉमास को स्ट्रेचर पर ले जाते लोग ही सबसे महत्वपूर्ण थे। लुसियाना उसकी तरफ भागी, पर डॉक्टर ने हाथ उठाकर उसे रोका। हम उसे आईसीयू में ले जा रहे हैं, अब वो हमारे हाथों में सुरक्षित है। उसके शब्दों में भरोसा था, लेकिन लुसियाना की धड़कनों में बिखरी चिंता उसी तरह बनी रही। सैमुअल और मिला उसके दोनों ओर खड़े थे, थके हुए, डरे हुए, लेकिन आज रात के सितारों जैसे चमकते हुए। दुनिया की नजरें उन पर थीं। 4 बच्चे, जंगल की जड़ से उठी उम्मीद की आखिरी लौ, जो मौत की घाटी से चलकर इस रोशनी तक पहुंच गए थे। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर उन्हें लेकर शहर चला गया। अपने भीतर से अब भी जंगल की ठंडक लिए हुए बच्चों ने खिड़की से नीचे फैली रोशनियां देखीं, पंक्तियों में लगी सड़कें, घरों की पीली खिड़कियां और लोग, बहुत सारे लोग। और लुसियाना के दिल में पहली बार एक विचार ने जन्म लिया, हम पहले से ज्यादा अकेले नहीं हैं, और शायद कभी नहीं होंगे। अस्पताल में टॉमास को तुरंत इलाज मिला। डॉक्टरों ने 3 घंटे लगातार उसकी देखभाल की। बाहर बैठे बच्चे एकटक दरवाजे की ओर देखते रहे, जैसे उनकी दुनिया उसी के पीछे कैद हो। फिर दरवाजा खुला। डॉक्टर मुस्कुराया। वो ठीक है, उसे खतरे से बाहर निकाल लिया गया है। उस एक वाक्य ने उन पर पड़े हजारों डरों का बोझ मिटा दिया। मिला फूट फूट कर रोने लगी। सैमुअल ने दीवार पर सिर टिका लिया, और लुसियाना पहली बार इतने दिनों में सांस सामान्य लेकर बैठी। उनकी कहानी का सबसे अंधेरा हिस्सा अब पीछे रह गया था, और आज उनकी माँ,
जिन्हें जंगल ने अपने पास रख लिया था, अपने बच्चों को जिंदा देखकर गर्व करती। अगले दिन एक बड़ा प्रेस हॉल भर गया। कैमरों की फ्लैश चमक उठी। लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। 4 छोटे से बच्चे और दुनिया उनके सामने नतमस्तक। एक अधिकारी माइक्रोफोन पर बोला, आज हम इतिहास के उन 4 नायकों को सलाम करते हैं जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। अमेज़न में 40 दिन। ये कोई चमत्कार नहीं, ये इंसान की ताकत है, इन 4 मासूमों की ताकत। लुसियाना से पूछा गया कि उन्हें सबसे ज्यादा किस बात ने जिंदा रखा। उसने जवाब दिया, डर हमें तोड़ सकता था, लेकिन हमने प्यार को चुना, माँ का प्यार और एक दूसरे का। हमने हर दिन कहा, हम घर वापस आएंगे। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर तालियां गूंज उठीं, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। लेकिन असल कहानी सिर्फ दुनिया की तारीफों में नहीं थी। असल कहानी शुरू हुई कई हफ्तों बाद, जब बच्चे घर लौटे, जब वे उस घर के दरवाजे पर पहुंचे जहां कभी उनकी माँ की आवाज गूंजा करती थी। हवा ठहर गई, दीवारें एक पुराने किस्से की तरह शांत दिखाई दी। लुसियाना ने दरवाजा खोला। अंदर अब भी उनकी माँ की खुशबू थी, हल्की लेकिन इतनी सच्ची कि चारों बच्चे एक साथ फूट पड़े। उस रात वे सब एक कमरे में सोए। सैमुअल ने कहा, माँ हमें देख रही होंगी। लुसियाना ने धीरे से फुसफुसाया, हाँ, वो हमें हर दिन, हर रात देखती हैं। हमने उन्हें खोया नहीं है, उन्होंने हमें बचाया है। और वहीं उसी कमरे में उनकी माँ का एक आखिरी वाक्य याद आया, डर से मत भागना, उससे सीखना। अब यह बात उनके भीतर गहरे तक जड़ें जमा चुकी थी। धीरे धीरे उनकी जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। स्कूल, लोग, दोस्त, सब उनके चारों ओर नई आंखों से देखते थे। टीचर उनसे सवाल पूछते, बच्चे उनसे बातें करने आते और हर इंसान कहता, तुम सुपर हीरो हो। लेकिन इन बच्चों को पता था, उनका असली सुपर हीरो कौन था? उनकी माँ और वो अनजान आदमी जिसने जंगल में उन्हें बचाया, जो आज भी कहीं अमेज़न की गहराई में पेड़ों की परछाइयों के बीच अपनी ही दुनिया में जी रहा होगा। कई साल बाद जब लुसियाना बड़ी हुई, उसने एक किताब लिखी, 40 दिन, मेरी माँ की आखिरी सीख। और दुनिया ने इसे पढ़कर जाना कि इंसान मौत से नहीं, अपने डर से हारता है। अक्सर शाम के समय लुसियाना अकेली होकर छत पर बैठती, आसमान की ओर देखती, पेड़ों की ओर, हवा की तरफ। कभी कभी हवा में एक हल्की सी आवाज उसे सुनाई देती, जैसे जंगल अब भी उसे पुकार रहा हो, जैसे वो अनजान आदमी अब भी उनकी हिम्मत की रक्षा कर रहा हो, जैसे उसकी माँ अब भी कह रही हो, मैं यहीं हूं, तुम्हारी हर सांस में। उसके बाद उसने अपनी आंखें बंद की और मुस्कुरा दी। और वहीं यह कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसी कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वे जीती रहती हैं उन लोगों के दिलों में जिन्होंने कभी हार नहीं मानी।